नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोहित गोयल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसका नाम है हेनरी फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल हैं टोटल। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फयोल ने ये कहा था कि हमारा जो वर्क है वो एम्प्लॉयज़ में स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दो। अगर हम एक ही एम्प्लॉय को सारा काम दे देते हैं तो उससे क्या होगा, वो ओवरबर्डन फील करेगा और स्ट्रेस में चला जाएगा, जिससे काम तो पूरा हो भी नहीं पाएगा और जो एम्प्लॉय है वो स्ट्रेस भी फील करेगा, जिससे उसका भी नुकसान है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हेनरी फयोल ने एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें वर्क को डिवाइड कर देना स्मॉल यूनिट्स में। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक अकेला आदमी वर्क के साथ ओवरबर्डन है। जब उसका वर्क 6 और यूनिट्स में बांट दिया, यानी कि 6 और लोगों में बांट दिया, तो वो काम बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी। हेनरी फयोल ने ये कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ना तो अथॉरिटी ज़्यादा हो या कम होनी चाहिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कम होनी चाहिए। इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी जाए, यानी कि किसी को हमने पावर ज़्यादा दे दी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, तो वो उन पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है, जिससे कंपनी के अंदर फ्रॉड हो सकता है, सीक्रेसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी पर्सन को एक टारगेट दे दी कि तुम्हें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक हफ्ते के अंदर, और हमने उसको पावर ही नहीं दी कि तुम रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो उस काम को टाइम पे कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है रॉ मटेरियल को परचेज़ करने की। अब उसने परचेज डिपार्टमेंट से कहा कि रॉ मटेरियल परचेज़ करके दे दो मेरे को, उसने परचेज डिपार्टमेंट ने लापरवाही कर दी, 2-3 दिन बाद उसको दिया, तो उसका तो टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे। तो हो सकता तो उसके पूरे चांसेस हैं कि वो काम को टाइम पे ना कर पाए, जिसकी वजह से जो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेस पावर की वजह से काम टाइम पे नहीं हो पाएगा, और एक्सेस पावर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कंपनी में फ्रॉड एंड सीक्रेसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिसिप्लिन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा। कोई एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई रायोट्स तो नहीं हो रहे, कोई वायलेंस तो नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अनुसार ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कोड ऑफ कंडक्ट सही है, सुपरवाइजरी जो लेवल है वो अच्छे से बना हुआ है नहीं बना हुआ, एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर किसी फर्म में डिसिप्लिन ही नहीं हो रहा तो वो फर्म लंबे टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर किसी कंपनी में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, हेनरी फयोल ने कहा था कि एक एम्प्लॉय को एक बार में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर एक एम्प्लॉय से कहा गया परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर में मार्केट जाओ और 1000 रुपये का कुछ सामान परचेज करके लाओ, कुछ भी मान लो, और जैसे ही वो जानने वाला था उसको सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने पकड़ लिया। उसने उसको कहा कि 1000 रुपये का सामान मार्केट में जाके बेच के आओ। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका काम करे, परचेज डिपार्टमेंट वाले का करे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले का करे। ऐसे में वो किसी का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंफ्यूज है कि वो किसका काम करे किसका काम नहीं करे। तो इस केस में जो काम है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड में इसी चीज़ को बताया गया है हेनरी फयोल ने कि एम्प्लॉय को एक बार में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे कि काम टाइम पे पूरा हो जाए और एम्प्लॉय और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी बनी रहे। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड दो अलग अलग चीज़ें। यूनिटी ऑफ कमांड में था कि एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे वर्कर हैं, जो भी हमारे सारे एम्प्लॉय हैं, उन सबको
एक ही डायरेक्शन में चलना है, यानी कि उनको एक ही ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है, जो कि ये फर्म का ऑब्जेक्टिव। उन्हें ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचना, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचे नहीं। अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो सबको मिल के प्रॉफिट कमाने के लिए ही आपस में काम करना है, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उनको, और उनको एक ही दिशा में सोचना पड़ेगा, जो कि ये फर्म का ऑब्जेक्टिव। इसी में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस पॉइंट में हेनरी फ्योल ने हमें बताया है कि जो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो बाद में देखा जाएगा, और जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो पहले देखा जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए हमारा कंपनी का मैनेजर है, उसको हमने 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि फर्म के लिए रॉ मटेरियल परचेज करो। अब 1 लाख रुपए लेकर वो मार्केट में गया, उसने वहाँ पे देखा कि एक रिश्तेदार उसका बैठा हुआ है वहाँ पे, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, यानी कि घटिया क्वालिटी का है। तो और अगर उसने यह सोचकर माल खरीद लिया, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल उसने ये सोचकर परचेस कर लिया कि जो उसका रिश्तेदार है उसकी थोड़ी बिक्री हो जाएगी या उसको पैसे मिल जाएंगे, कि उसके घर की बात है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल जो मैनेजर है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, यानी कि उसको सस्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल यही कहता है कि पहले फर्म को ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। अगर वो अच्छा माल प्रोवाइड नहीं कर रहा, गुड क्वालिटी का माल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो हमें उससे माल नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा कोई भी रिलेटिव हो। सो यहाँ पे पहले फर्म का ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे बाद में देखा जाएगा। तो यही होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट की बात करें एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन मतलब एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरी वेजेस प्रोवाइड करते हैं। हेनरी फ्योल ने कहा था जब तक तुम फेयर वेजेस और सैलरीज किसी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक कोई भी एम्प्लॉय अपनी पूरी स्किल्स, अपनी पूरी इफेक्टिवनेस, यानी कि पूरे मन से काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसको एक प्रॉपर सैलरी और वेजेस दो। अब जो हमारी सैलरी और वेजेस है वो फेयर हो, ये कैसे पता चलेगा हमको? ये 3 चीज़ों से पता चल सकता है जो हेनरी फ्योल ने बताया। सबसे पहले फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। हमको अपनी फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखना पड़ेगा कि जो हमारी फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर हमें फाइनेंशियल कैपेसिटी फ़िलहाल कम है तो हम उनको कम अमाउंट दे देंगे, लेकिन अगर हमारी फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस भी दे सकते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो और अच्छे से काम करें। अगर और सेकंड पॉइंट, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो मिनिमम लेबर वेजेस एक्ट हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें सैलरी वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो हमें बताता है कि वेजेस फेयर है या नहीं है, वो है सैलरी और वेजेस पेड बाय कॉम्पिटिटर, यानी कि जो मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी और वेजेस प्रोवाइड कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर हम एक सेम काम के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर काम हम एम्प्लॉय से करवा रहे हैं, उसके लिए हम उसको दे रहे कम पैसे, और दूसरा हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसी काम के लिए वो दे रहा है उसको ज़्यादा पैसे, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे लॉस का सामना हो सकता है। सो एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लीडर्स ओनली, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर्स बांट दी जाती हैं। जब सेंट्रलाइजेशन में एक अकेला व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है और किसी को कोई पावर नहीं होती कि वो ये डिसीजन ले सकता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में लेवल्स के अकॉर्डिंग पावर बांट दी जाती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लेकिन हेनरी फ्योल ने कहा है कि कोई भी फर्म ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो ना कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अगर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होगी तो इसके कुछ अपने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारे कंपनी का डायरेक्टर है या CEO है या चेयरमैन है, उसको सारे काम खुद ही देखने पड़ेंगे, उसको छोटे से छोटे रीज़न के लिए भी परेशान होना पड़ेगा, जिससे उसके जो अपने पर्सनल वर्क हैं उनके लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, और जो उसका मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, यानी कि वो स्ट्रेस ओवरबर्डन फील करेगा।
और डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम पावर बांट देते हैं डिफरेंट लेवल्स पे तो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। सो इसलिए हेनरी फ्योन ने कहा था इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए कुछ सेंट्रलाइजेशन हो कुछ डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब जो फाइनल और मेन डिसीजन है उस जो मैनेजर है, जो टॉप लेवल मैनेजर है उससे पूछ के लिए जाए, और जो छोटे मोटे काम है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने आप ही निपटा ले, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आता है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब है कि सारा काम इस एक चेन में होगा। जैसे कि ए बी सी डी ई 5 बंदे हैं, ए को ई से कोई काम है तो ए बी से कहेगा, बी सी से कहेगा, सी डी से कहेगा, फिर डी ई को बताएगा, और ई का कोई रिस्पॉन्स आएगा तो ई डी को बताएगा, फिर डी बी सी को बताएगा, फिर सी बी को बताएगा, फिर बी ए को बताएगा। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बनी रहेगी और एक रूल रेगुलेशन बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉपर चेन बनी रहेगी और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ए को इमरजेंसी है, डायरेक्टली उसको ई से बात करनी है तो वो ई से डायरेक्टली बात कर सकता है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके वो ई से डायरेक्टली बात कर सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी एप्लीकेबल है जब उसको कोई इमरजेंसी वर्क हो। नॉर्मल वर्क जो हैं उनके लिए स्केलर चेन स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करें तो आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर है उसका मतलब ऑर्डर देने से नहीं है, उसका मतलब है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, एक तो वो सही जगह पे अपनी जो उनकी जगह वहीं पे होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारी जो काम करने की चीज़ें हैं जैसे कि टूल्स हो गए और जो कॉमन यूज़ मटेरियल हो गए, और उनको भी जगह पे रखना चाहिए। अगर हम जैसे कि हमारे टूल्स हैं हम उनको इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर छोड़ देते हैं, और अगर उनको अदर एम्प्लॉय ढूंढेगा फिर उसको जगह पे नहीं मिलेंगे तो वो इधर उधर ढूंढेगा, जिसकी वजह से उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसे ही सेम इन द केस अगर हम जो हमारी कंपनी के मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो भी अगर अपने केबिन में ना बैठे हों, इधर उधर घूमते रहें और हम उनके सर्च में इधर उधर घूमते रहें, हमको उनसे कोई इमरजेंसी काम है और वो अपने केबिन में नहीं बैठे हुए, हम उनको ढूंढने के लिए इधर उधर जाएंगे, जिससे हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और हमारा जो इमरजेंसी वर्क है वो रह जाएगा, जिससे कंपनी को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। सो इसी चीज़ को रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हेनरी फ्योन ने दिया गया है, जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं पे होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स बराबरता, यानी कि हमको किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स है, हमें उनको आपस में लड़वाना नहीं चाहिए और हमें उनको भेदभाव भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट भी है और इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो है ही। जैसे क्या होता है, कई कंपनीज़ में सेम काम के लिए मैन को ज़्यादा पैसे देते हैं और सेम काम के लिए जो वुमेन है उसको थोड़ा कम देते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करना चाहिए, हमें सबको बराबर रखना है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसा देना चाहिए। हमको कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी और जेंडर, बिल्कुल भी इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करें तो है स्टेबिलिटी ऑफ टेंच्योर टू पर्सनल। इसका मतलब है जैसे कि हम एम्प्लॉयज़ को हम इनसिक्योरिटी फील करवाते कि अगर काम नहीं करेगा तो तेरी कल से छुट्टी है, कल से मत आइयो, परसों से मत आइयो, और ये जो भी आलतू फालतू की बात है जिससे एम्प्लॉय को ये लगता है कि जो उसकी जॉब है वो खतरे में है, यानी कि उसको जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो वो अपना जो कंपनी है उसमें काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जॉब इनसिक्योरिटी बार बार फील होती रहेगी, जिसकी वजह से वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा और उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती चली जाएगी और जो काम है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हेनरी फ्योल ने बताया है कि हमें उनको जॉब सिक्योरिटी फील करवानी चाहिए। हमें उन्हें कहना चाहिए कि आप हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे। ऐसे ही कुछ भी हमें उनको एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग लानी चाहिए, उनको ऐसे ही मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं रहेगा कि हमको जॉब से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो आता है हमारा इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव में क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं क्रिएटिव माइंड होता है बहुत से एम्प्लॉयज़ का, तो
वो क्या करते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, कोई आइडिया देते हैं। लेकिन कई कंपनीज़ में क्या होता है, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको धमका के भगा देते हैं कि ये मैनेजमेंट का जो काम है ये तुम्हारा नहीं है, ये काम हमारा है, हम अपने आप देख लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो वर्कर की क्रिएटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हेनरी फ्योन ने इनिशिएटिव का प्रिंसिपल बताया है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जो उनके आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनका वेलकम करना चाहिए, हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। और जिसका अच्छा सजेशन है फर्म से प्रॉफिट से रिलेटेड, जिससे फ़र्म की ग्रोथ हो सकती है, फर्म का रेवेन्यू बढ़ सकता है, फ़र्म की सेल्स बढ़ सकती है, जिससे फ़र्म का भला हो, तो उसे हमें उस एम्प्लॉय को हमें रिवॉर्ड और अवार्ड भी देना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट हों, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती रहे और उनको भी एक रिस्पेक्ट लगे अपने माइंड में कि हमारी भी कंपनी में मानी जाती है। यानी कि हम एक ऐसा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, हम एज अ फ्रेंड काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे वो मोटिवेट भी रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है कि हमको अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, हमको ग्रुप में काम करना है, हमको टीम में काम करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी के मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा, मान लीजिए कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं और मैनेजर ने कहा कि तुम सबको मिलके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक हफ्ते के अंदर अंदर। यानी कि हर एक आदमी कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। अब 2 वर्कर हो गए बीमार, वो नहीं आए 3 दिन काम पे, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, 5 दिन ही नहीं आए, तो जो अब उनकी जो यूनिट है वो यानी कि 20 यूनिट्स, तो अब हफ्ते में कितनी यूनिट प्रोड्यूस होने वाली हैं, 80 यूनिट प्रोड्यूस होने वाली है। हमको ऐसा नहीं सोचना, हमको ये सोचना है कि हमारी 10 यूनिट्स नहीं है, जो हमें काम दिया गया है वो हमारे लिए 10 यूनिट्स नहीं है, हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। यानी कि हमको आई को वी से रिप्लेस करना है। हमको अपने बारे में नहीं सोचना, हमको सबके बारे में सोचना है, क्योंकि कल को हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, कल को हम भी बीमार हो सकते हैं। तो उस केस में हमारी जो प्रॉब्लम है, वो जो भी हमारी जो हेल्प है, तो वो इम्प्लॉय करेंगे। सो अगर हम इसकी फाइनल थिंग की बात करें, एस्पिरिट डी कॉर्प्स में सबको टीम में काम करना है, तो इस केस में सबको अपनी अपनी 10-10 यूनिट के बारे में नहीं सोचना, सबको टीम वर्क के बारे में सोचना है। यानी कि सबको सोचना है हमको टोटल 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो ये थी दोस्तों हेनरी फ्योन के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।